राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमारी क्लास थी वो बल एवं गति के नियम से संबंधित थी, जिसमें हमने बल व गति के नियम से संबंधित थ्योरेटिकल और एमसीक्यू की क्लासें ली थी। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं यह है प्रकाश, और इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह जो है हमारा फिजिक्स से संबंधित आखिरी टॉपिक रहेगा, भौतिकी से संबंधित, जो रीट के आपके सिलेबस में है। इसकी हम शुरुआत करते हैं। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, और जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। जो रोमर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश के वेग की क्या करी थी, गणना करी थी। अब आगे हम देखें तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश है उसकी सर्वाधिक चाल जो रहेगी दोस्तों वायु या निर्वात में रहेगी, और कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रकाश के निर्वात में या वायु में जो चाल रहेगी वह सर्वाधिक रहेगी, और कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहेगी। आगे हम देखें, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। जो औसतन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। इसको आप 8 मिनट 16 सेकंड भी याद रख सकते हैं, ऑप्शन में आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी मिल सकता है। अब आगे हम देखें, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। जो चंद्रमा है उससे परावर्तित जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, इस बात को आप याद रखें। चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश गिरने के बाद उससे परावर्तित होता है, और वह परावर्तित प्रकाश ही हमें नजर आता है। हम सोचते हैं चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। और जो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उसके गिरने के बाद जो परावर्तित प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का दोस्तों समय लगता है। ये चीज आप याद रखें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, यह 8 मिनट 16 सेकंड का प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड का समय लगता है। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जो प्रकाश है उसकी चाल वह जिस माध्यम में चल रहा है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। जैसे जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा रहेगा प्रकाश की उस माध्यम में चाल उतनी ही क्या रहेगी दोस्तों, कम रहेगी। ये हम फॉर्मूले से भी देखते हैं। यहाँ पर जो U है ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लेते हैं। म्यू की बात करें तो म्यू है माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर जो आपको C दे रखा है वह दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। म्यू हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर हम यू की बात करें तो जो यू रहेगा वह रहेगा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये जो यू है यह क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको आप देखो फॉर्मूले से, यहाँ पर सी का मान फिक्स है 3 × 10⁸। म्यू जो है माध्यम का अपवर्तनांक है और यू माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर म्यू माध्यम में प्रकाश की चाल है तो यहां पर आप इसको देखें, यू जो है इस म्यू के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अगर यू म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अगर इस अपवर्तनांक का मान अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो इस यू का मान क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। मतलब जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश की अलग अलग प्रकृतियां बताई गई है। हम प्रकाश की अलग अलग प्रकृतियां भी देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रकाश है तो हमें प्रकाश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया। अब पहला सिद्धांत हम देखते हैं। पहला सिद्धांत जो है दोस्तों वो है कण सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है न्यूटन। जो न्यूटन है उन्होंने कण सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना होता है जो सीधी रेखा में गति करता है। जो कण सिद्धांत है यह कहता है कि जो प्रकाश है वो क्या है, सूक्ष्म कणों से बना हुआ है और एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। यह सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करता है। याद रखें, जो कण सिद्धांत है यह एक तो परावर्तन की व्याख्या करता है और एक अपवर्तन की व्याख्या करता है।
ठीक है दोस्तों, जो कण सिद्धांत है वह परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या करता है। यह विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। जो कण सिद्धांत है दोस्तों, यह विवर्तन और व्यतिकरण की घटना की व्याख्या नहीं करेगा। यह मात्र दो ही चीजों की व्याख्या करेगा, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। और कण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? न्यूटन है। इस चीज को आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें कण सिद्धांत के बाद, अब आया साहब तरंग सिद्धांत। अब तरंग सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वह हाइगेंस। प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है जो एक माध्यम में गति करती है। तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश क्या है? एक यांत्रिक तरंग है जो किसी या एक माध्यम में क्या करेगी? गति करेगी। इससे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की व्याख्या संभव है। जो तरंग सिद्धांत है यह परावर्तन की, अपवर्तन की, विवर्तन की, व्यतिकरण की और ध्रुवण की, इन पांचों की ही क्या करेगा दोस्तों? व्याख्या करता है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग को हम देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक है मैक्सवेल। प्रकाश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में फैलता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहता है, यह कहता है कि जो प्रकाश है वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में फैलता है। याद रखना, यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में दिया गया है, यहाँ अनुदैर्ध्य नहीं है। मतलब आपको याद रखना, जो प्रकाश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कौन से तरंगों के रूप में फैलता है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में फैलता है। यह सिद्धांत माध्यम की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, वह कौन सा सिद्धांत है जो माध्यम की आवश्यकता को समाप्त करता है? तो आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है वो माध्यम की आवश्यकता को क्या करता है? समाप्त करता है। यह स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों, गामा, एक्स किरणें और दृश्य प्रकाश को एकीकृत करता है। यह क्या है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अब हम देखें आगे, क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। चौथा सिद्धांत जो है क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। इसके प्रतिपादक की बात करें तो आइंस्टीन इसके क्या है दोस्तों? प्रतिपादक है। इसमें कहा गया है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश है दोस्तों वह ऊर्जा के या तो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गति करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। यह क्वांटम या फोटोन सिद्धांत कहता है। यह सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। याद रखें, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। अब देखें हम द्वैत प्रकृति। एक वैज्ञानिक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई। इसके प्रतिपादक है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के अनुसार, अब हम देखें प्रकाश की द्वैत प्रकृति कैसी होती है। इनके अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूपों में पाया जाता है। जो डी ब्रोगली है ये कहते हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों ही रूपों में पाया जाता है। अब कणी प्रकृति जो रहती है वह कब आती है? जब प्रकाश फोटोन के रूप में कार्य करता है। जब प्रकाश फोटोन के रूप में कार्य करेगा तो वह उसकी कड़ी प्रकृति रहेगी। और अब अगर हम तरंगी प्रकृति की बात करें तो जब प्रकाश तरंगों के रूप में व्यवहार करता है तो वह प्रकाश की क्या रहेगी? तरंगी प्रकृति रहेगी। नेक्स्ट हम देखें प्रकाश के प्रति व्यवहार के अनुसार वस्तुओं के प्रकार। अब प्रकाश के प्रति व्यवहार के अनुसार वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है? पहली देखते हैं हम प्रदीप्त वस्तुएं। इससे पहले तो हमने प्रकाश के सिद्धांत पढ़े थे, जो जो वैज्ञानिकों ने प्रकाश के प्रति सिद्धांत दिए। अब प्रकाश के प्रति व्यवहार के अनुसार हम वस्तुएं देख रहे हैं कि उसके व्यवहार के अनुसार वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। पहली है प्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब। सूर्य और विद्युत बल्ब है दोस्तों, ये दोनों क्या है? स्वयं के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ पर नोट डालकर एक पॉइंट लिखा गया है, चंद्रमा स्वयं से नहीं चमकता, अतः यह दीप्त पिंड नहीं है। तो इस बात को याद रखें, चंद्रमा जो है वह स्वयं से नहीं चमकता, इसलिए इसको हम दीप्त पिंड नहीं कहते। अगर आपको प्रश्न ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड है या दीप्त पिंड नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया सूर्य, दूसरा विद्युत बल्ब, तीसरा चंद्रमा और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहां पर आपको याद रखना जो चंद्रमा है यह दीप्त पिंड नहीं है। ठीक है, प्रदीप्त पिंड वस्तुओं को हम दीप्त पिंड भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखना। अब बात करें अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, उन पर प्रकाश डालने पर वे क्या है? दिखाई देती है, जैसे मेज और कुर्सी। तो ये वस्तुएं क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा और उन पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तब वो क्या करेगी? चमकेगी। अब हम बात करें अगली पारदर्शक वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है। तो वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाएगी उनको हम क्या कहेंगे? पारदर्शक वस्तुएं कहेंगे, जैसे कांच, जल और कुछ प्लास्टिक। यहाँ कांच से मतलब हमारे घरों में यूज होने वाला उस कांच से नहीं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम घरों में जिस दर्पण का यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? कांच कहते हैं। और कांच का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे घरों में यूज होने वाला दर्पण काम
में जो हम लेते हैं दर्पण, वही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। जो दर्पण है वह अलग चीज है और कांच अलग चीज है। घरों में हम जो हमारा चेहरा देखते हैं वह दर्पण है, और जो कांच है यह आपने देखा होगा खिड़कियों पे लगता है, जिसमें से आर पार सूर्य का प्रकाश निकल जाता है। आपने देखा होगा घरों की जो खिड़कियां रहती है उनमें जो कांच लगा रहता है उसमें सूरज का प्रकाश आया और इधर की तरफ निकल गया, तो वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है। तो जो घरों की खिड़कियों में जो लगा रहता है वह तो कांच रहता है, लेकिन जिसमें हम चेहरा देखते हैं वह दर्पण रहता है। उसमें सूर्य की किरण आएगी, टकरा के परावर्तित होकर इधर निकल जाएगी, तो यह दर्पण है। इस चीज को आप समझे, दर्पण एक अलग चीज है और कांच एक अलग चीज है। तो पारदर्शक वस्तु क्या रहेगी, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच, जल और कुछ प्लास्टिक। तो ये जो घरों की खिड़कियों में लगता है उस कांच की बात हो रही है, वो क्या है, पारदर्शक वस्तु है। नेक्स्ट हम बात करें, जल भी एक पारदर्शक वस्तु है, क्योंकि जल के अंदर भी प्रकाश की किरणें अंदर पहुंच जाती है। पारभासी या अर्ध पारदर्शक वस्तु है। अब देखें हम पारभासी या अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो पारदर्शी, पारभासी या अर्ध पारदर्शक वस्तुएं क्या है, जिन पर प्रकाश की किरणें गिरने पर उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाए और कुछ भाग क्या हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। जैसे हम बात करें तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच और बटर पेपर। अब जैसे तेल लगा कागज रहता है, उस पर अगर हम रोशनी डाले या बैटरी टॉर्च लगाए तो उसमें कुछ भाग तो उस टॉर्च की रोशनी का वो तेल लगा कागज अवशोषित कर लेगा, लेकिन उसके पीछे की तरफ या बाहर की तरफ क्या रहेगा, कुछ रोशनी उधर भी जाएगी या कुछ प्रकाश का भाग उधर भी जाएगा। तो इस प्रकार के जो कागज, जो तेल लगे कागज रहते हैं, यह पारभासी या अर्ध पारदर्शक वस्तुओं का उदाहरण है। अब अगर आप अभी इससे पहले हमने देखा था पानी में प्रकाश कैसे निकलता है। आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, अगर पानी के अंदर प्रकाश नहीं जाता तो हम स्विमिंग पूल का पेंदा नहीं देख पाते। तो हम स्विमिंग पूल का पेंदा किस लिए देख पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जा रहा है तभी तो हम उसको देख पा रहे हैं। आप घर पे पानी की मटकी या घर में बड़ी हुई बाल्टी, कोई बाल्टी रखी हुई है, उसका पेंदा आप तभी देख पाते हो जब उस पानी के अंदर क्या हो रहा है, प्रकाश जाएगा, प्रकाश अंदर होके जा रहा है तभी तो हम उसके पेंदे को देख पा रहे हैं। तो आपके अगर ये विचार आ रहा हो कि पानी के अंदर प्रकाश कैसे गति करता, तो आप इन उदाहरणों से उसको देख सकते हो कि पानी के अंदर प्रकाश जाता है तभी हम उसके अंदर गिरी हुई वस्तु को देख पाते हैं। अब हम बात करें अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। तो अपारदर्शक वस्तुओं में वे आएगी जिनमें से होकर क्या रहेगी, प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाएगी, जैसे धातु, लकड़ी, गत्ता, पत्थर, ये सब क्या है, अपारदर्शक वस्तुओं के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं छाया के बारे में। प्रकाश है तो प्रकाश से छाया भी बनेगी, कुछ पॉइंट छाया के भी देखते हैं। प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाने पर क्या बनती है, छाया बनती है। ये छाया सदैव प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है, यह भी याद रखें। कोई वस्तु है वह जितनी अधिक अपारदर्शी होगी, छाया उतनी ही क्या होगी, गहरी बनती है। कोई वस्तु है वह जितनी ज्यादा अपारदर्शी होती है, उसकी छाया उतनी ही क्या रहेगी दोस्तों, गहरी बनेगी। अब हम बात करते हैं पारदर्शी वस्तु की छाया बहुत कम गहरी होती है। जो वस्तुएं पारदर्शी होती है उनकी छाया क्या रहती है दोस्तों, बहुत कम गहरी बनती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इस चीज को भी आप याद रखें। जो प्रकाश है वो क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। जो प्रतिबिंब होते हैं वो छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। हमने जो दर्पण है, दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वह हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। और छाया जब हम सूर्य की रोशनी में चलते हैं, धूप में कहीं बाहर चलते हैं, जो हमारी छाया बनती है उससे संबंध में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो छाया है और प्रतिबिंब दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, अत्यधिक क्या है तो भिन्न रहते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब में तो हम सब देख सकते हैं, आंखें कहाँ है, नाक कहाँ है, कैसा क्या चेहरा है, जबकि छाया में हम बता नहीं सकते चेहरा किस प्रकार का है। क्यों, क्योंकि वहां पर तो बस उसकी छाया बनती है और प्रतिबिंब जो है उसका पूर्ण रूप से एक तरह से आकृति रहती है। अब हम बात करें, छाया का आकार प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो छाया का आकार रहेगा यह प्रकाश की तीव्रता के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन के कारण दिखाई देता है, याद रखें। जो दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब रहता है वह किसके कारण दिखाई देता है, परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अब इसमें हम देखें, अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। बात करें परावर्तन की, तो प्रकाश का किसी चमकदार परत से टकराकर मार्ग बदल लेना, अर्थात पुनः उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश है उसका किसी चमकदार परत से टकराकर, जैसे दर्पण से टकराकर मार्ग बदल लेना या उसी माध्यम में वापस आ जाना, क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब देखो हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। मान लो ये प्रकाश की कोई किरण इधर से आ रही है, यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ हम दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। यह माध्यम फर्स्ट है, यह माध्यम सेकंड है। यह दर्पण जो है वायु के ऊपर वायु में है और यह नीचे पानी है, मतलब पानी के बिल्कुल ऊपर,
पानी, जैसे पानी भरा हुआ है, इसके बिल्कुल ऊपर मैंने क्या किया, एक दर्पण रख दिया। दर्पण के ऊपर हवा है, उसके नीचे पानी है। ठीक है, अब बात हो रही है इस दर्पण की। तो इस दर्पण के ऊपर हमने क्या किया, प्रकाश की एक किरण डाली, या एक किरण जो है प्रकाश की यहां से आ रही है। जो आती हुई किरण है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। यह इस बिंदु पर टकराई, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जो आ रही थी वह जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु कहेंगे। यह किरण यहां टकराई, यहां से टकराने के बाद इधर चली गई। तो आपतित किरण जब दर्पण से टकराई आपतन बिंदु पर और परावर्तित होकर इधर चली गई, तो यह जो किरण रहेगी यह क्या रहेगी, परावर्तित किरण रहेगी। यह आपतित किरण जो आई दर्पण के आपतन बिंदु से टकराई और इससे टकराने के बाद इधर चली गई, तो यह जो आपतित किरण और ये क्या होगी, परावर्तित किरण। और यह जो है इसमें डैश डैश करके मैंने लाइन बनाई, ये है अभिलंब है। यह क्या है, अभिलंब। अब देखो, आपतित किरण और इस अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, कोण आई, यह कोण रहेगा आपतन कोण। और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, कोण आर, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण आर, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। अब आप देखो, आपतित किरण आई, इससे टकराई और इस दिशा में चली गई, तो इधर भी वायु थी, ये ऊपर इस दर्पण के ऊपर पूरा वायु है, यहाँ भी वायु ही है, इधर क्या है, पानी है। तो इस दर्पण के ऊपर पूरा वायु है, तो यह इस माध्यम से आई, टकराई और इसी माध्यम में चली गई। तो अब देखो, प्रकाश का किसी चमकदार परत से टकराकर मार्ग बदल लेना। आपतित किरण यहां से आई, यहां पर टकराई और इसने अपना मार्ग बदल लिया, इधर चली गई। ठीक है, और आगे का भी देखो, पुनः उसी माध्यम में लौटना। आपतित किरण आई थी, वायु से आई थी, कांच पर टकराई और वापस वायु वाले माध्यम में चली गई, तो यह क्या है, परावर्तन है। तो प्रकाश का किसी चमकदार परत से टकराकर मार्ग बदल लेना तथा या फिर पुनः उसी माध्यम में क्या करना, लौट आना, क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। अब देखो, परावर्तन की एक घटना ऐसी रहेगी जिसमें वह उसी मार्ग पर जाएगा। जैसे में अभिलंबवत किसी रेखा को प्रकाश की कोई किरण ऐसे आई, सीधी आई, आपतन बिंदु से टकराई और टकराने के बाद वापस क्या करेगी, इसी दिशा में चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश का इस चमकदार दर्पण से टकराने के बाद क्या, वो मार्ग तो बदला नहीं, क्योंकि जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर चली गई, लेकिन माध्यम जो है वह भी क्या रहा, वही रहा। तो ये पुनः उसी माध्यम में लौटना, तो जो प्रकाश की कोई किरण थी, इससे टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो यह भी क्या है, एक तरह से परावर्तन ही है। तो प्रकाश की कोई किरण उसी मार्ग में तभी लौटेगी जब वह क्या रहेगी, अभिलंबवत उस दर्पण पर आपतित होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें परावर्तन के नियम। जो परावर्तन के नियम है, परावर्तन के दो नियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर प्रश्न है परावर्तन से संबंधित इन्हीं से आने की संभावना रहती है। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण हमने देखा था, ये आपतित किरण आई थी और ये अभिलंब था, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा था, कोण आई, ये बराबर रहेगा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आर। तो आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो कोण आई जो है वो कोण आर के दोस्तों बराबर होगा। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम की हम बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों क्या रहेंगे दोस्तों, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये जो परावर्तन के नियम है, ये दोनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें परावर्तन के प्रकार। अब परावर्तन कितने प्रकार का होता है उसको भी देख लेते हैं। मूल रूप से परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर किसी विशेष दिशा में जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की समांतर किरणें है, प्रकाश है उसकी समांतर किरणें जब आपतित हो रही है किसी समतल दर्पण पर और उससे टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है, तब भी एक दूसरे के क्या जाती है, समांतर जाती है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे, हम परावर्तन कहेंगे। और कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। यह टकराने के बाद एक विशेष दिशा में एक दूसरे के समांतर जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। समतल दर्पण व अन्य चिकने व चमकीले पृष्ठों से नियमित परावर्तन होता है। जो समतल दर्पण हो या अन्य चिकने व चमकीले पृष्ठ है, उनसे क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। एक तरह से हम इसको समतल पृष्ठ ले रहे हैं, ये समतल दर्पण है। देखिए आप, ये जो ग्रीन कलर की लाइन, एरो बनी हुई लाइन है, ये क्या है, प्रकाश की आपतित किरणें हैं जो एक दूसरे के समांतर आपतित हो रही है। और रेड कलर, रेड एरो वाली जो किरणें हैं, ये क्या है, प्रकाश की परावर्तित किरणें हैं। तो जैसे ही ये समांतर आपतित किरणें थी, आपतित किरणें इससे टकराई, टकराने के बाद एक विशेष दिशा में परावर्तित हुई, लेकिन परावर्तित होने के बाद भी क्या जा रही है, एक दूसरे के समांतर जा रही है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन रहेगा दोस्तों, ये नियमित परावर्तन रहेगा। अब हम बात करें विसरित परावर्तन की। किसी खुरदरे धरातल पर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती, अपितु ये भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है।
इस प्रकार के अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। जो विसरित परावर्तन है इसे हम अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। विसरित परावर्तन परावर्तक धरातल की अनियमित सतह के कारण होता है। जैसे पुस्तक या लकड़ी की मेज और पुस्तक की बात करें तो उसकी जो सतह या धरातल रहती है वो एक जैसी नहीं रहती, तो उसमें क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे रहती है, इस प्रकार से जिगजैग है। तो इस प्रकार की जो घटना रहेगी इसमें जो परावर्तन होगा वो विसरित परावर्तन होगा। विसरित परावर्तन के कारण ही कमरे के अंदर तक प्रकाश आता है। अब आप देखो विसरित परावर्तन को, जैसे ये प्रकाश की एक किरण आई, टकराई, इधर चलेगी, दूसरी आई इधर चलेगी, तीसरी किरण यहां पर आई और इस दिशा में चलेगी, चौथी यहां से आई और टकरा के इधर चली गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है लेकिन टकराने के बाद एक विशेष दिशा में न जाकर अलग अलग दिशाओं में जा रही है और एक दूसरे के समांतर भी नहीं जा रही। तो इस प्रकार की जो घटना रहेगी यह क्या रहेगी, विसरित परावर्तन की घटना रहेगी। अब देखो आप विसरित परावर्तन के कारण ही कमरे के अंदर तक प्रकाश आता है। अगर विसरित परावर्तन ना हो तो कमरे के अंदर जब प्रकाश आएगा तो वहां पर जैसे ही कमरे के अंदर प्रकाश खिड़की से अंदर आए तो वह क्या रहेगा, अगर उसका विसरित परावर्तन नहीं होगा तो वह एक विशेष दिशा में जाएगा और कमरे का किसी एक विशेष भाग में क्या रहेगा, उजाला रहेगा, या एक विशेष प्रकाश भाग जो है कमरे का वही क्या होगा, प्रकाशित हो पाएगा। लेकिन अगर विसरित परावर्तन होगा तो जैसे ही प्रकाश या सूर्य की किरणें कमरे के अंदर आई वो आने के बाद क्या हो जाएगी, अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। अलग अलग दिशाओं में फैलेगी तो कमरे का हर भाग क्या होगा, प्रकाशित हो जाएगा, या हर भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों, उजाला हो जाएगा। तो यह किस वजह से होता है, कमरे का हर भाग अंदर, कमरे के अंदर तक प्रकाश किस घटना के कारण पहुंचता है, तो आप वहां पर आंसर है विसरित परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास थी वो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।